हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, आज है डेट 1 नवंबर 2021। तो गाइज, यहाँ पे हम दैनिक जागरण नेशनल एडिशन का क्या कर रहे हैं, जो एडिटोरियल पेज होता है, पेज नंबर 8 है विचार और पेज नंबर 9 है विमर्श। इसकी हमने जो सीरीज़ स्टार्ट करी है उसको लगातार अब हम चलाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो हमारा ये एडिटोरियल है। प्लस अगर गाइज़ आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो दोस्तों, ये है हमारा पहला पेज जो कि है विचार। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो गाइस, यहाँ पे लिखा है जोखिम भरी सड़कें, यानी यहाँ सड़कों से रिलेटेड है। आखिर सड़कों पे जो इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं, जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, सड़कों का विकास कर रहे हैं, उसके साथ क्या है, आपकी जो दुर्घटनाएं हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ लिखा है, चलिए इसको पढ़ेंगे। फिर लिखा है पटाखों पर पाबंदी से प्रदूषण रोकने का पाखंड, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि गाइज सिर्फ और सिर्फ आप कह देते हैं कि भैया नवंबर में दिवाली आ गई है, पटाखे मत जलाओ, और क्या होगा, प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। लेकिन गाइज सिर्फ और सिर्फ क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से देश में प्रदूषण हो रहा है? नहीं, इसके और भी बहुत सारे कारण हैं। ये एक्चुअली आप सिर्फ पूरे एक साल में, यानी कि 12 महीने में एक महीने या एक दिन, 2 दिन, 4 दिन आप ये कह दें कि भैया ये काम मत करिए और प्रदूषण रुक जाएगा, तो ठीक है, मतलब ये भी एक पहल हो सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप पूरे साल में सिर्फ एक ही बार इस बारे में बात करें कि प्रदूषण रोकना है और ये काम मत करो, नहीं। तो इस आर्टिकल में गाइस यही है कि बहुत सारे और भी कारण हैं जिस पे क्या है, पूरे साल इस पे काम करना चाहिए जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। चलिए इसे भी हम पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे लिखा है कोरोना से बचाव। गाइस, अब हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले जो है फिर क्या है, डेली बढ़ते जा रहे हैं। उससे रिलेटेड ये वाला टॉपिक है। और लोग मास्क नहीं पहने, सैनिटाइजर नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे थोड़ा सा कोरोना से रिलेटेड। फिर यहाँ पे जो है आपका लिखा है आतंक की विकराल होती चुनौती। तो दोस्तों, यहाँ पे ये कहा गया है कि जैसे कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, जैसे कि इधर पाकिस्तान हो गया, एक आपका बांग्लादेश हो गया, ऊपर नेपाल हो गया, तो गाइस यहाँ से जो है ना आतंकवादी हैं, ये जो भी ऐसा संगठन है, वो हमारे देश के अंदर ना बड़ी आसानी से चले जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे बिहार के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि बिहार में वो आसानी से जाते हैं, अपना जो भी लाइक अपना जो पहचान पत्र है वो भी आसानी से बनवा लेते हैं, पासपोर्ट बनवा लेते हैं, और या मतलब उस पर क्या कुछ काम ही नहीं किया जा रहा है। तो इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, इसको हम देख लेंगे गाइस। फिर लिखा है यहाँ पे मोदी जी और जो आपके रोम में होते हैं ना पॉप, तो इनकी मुलाकात के बारे में थोड़ा सा है। इसमें ज़्यादा खास कुछ मतलब ऐसी बात कही नहीं गई है कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। चलो, लेकिन हम क्या है एक बार इसे पढ़ लेंगे। फिर गाइस, जो नेक्स्ट पेज है आपका विमर्श, तो इसमें लिखा है चीन का खतरनाक भूमि सीमा कानून, यानी कि गाइस इसमें लिखा है कि चीन ना एक कानून लाया है। वो क्या है, आपका लैंड, देखिए यहाँ पे है लैंड बॉर्डर लॉ लाया है। उससे क्या है गाइस, जैसे कि चीन ने ना सिर्फ और सिर्फ भारत के ही क्षेत्र पे अधिकार नहीं कर रखा है। चीन ने और भी बहुत सारे देश हैं जिनके क्षेत्रों पे अधिकार कर रखा है। और ये जो कानून है, ये दिखाना है कि भैया हमने जितनी क्षेत्र पे अधिकार कर लिया है वो हमारा है, हमारी सेना वहाँ पे खड़ी होगी, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। तो गाइस, ये जो लॉ आया है ये उससे रिलेटेड थोड़ा सा है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। फिर गाइस, ये वाला कुछ है सच खास है नहीं, आगे बढ़ेंगे फिर तो ये पढ़ लेंगे गाइस। और इसमें लिखा है आतंक सॉरी अंतिम डकैत से भी मुक्त हुआ प्रदेश। तो ये हमारे ऐसा कोई काम का नहीं है गाइस, बेकार है। फिर इसमें लिखा है शाश्वत जीवन मूल्य हो शिक्षा का मूल जो है मूलाधिकार। तो यहाँ पे कुछ मूल्यों की बात कही गई है, जो भारतीय मूल्य हैं, जो हमारे देश के मूल्य हैं, जो हमारी संस्कृति है, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है। तो वैसे इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, देख लेंगे क्या है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम पेज नंबर 8 से, यानी कि विचार से। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ लिखा है जोखिम भरी सड़कें। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है ये संतोषजनक है कि राजमार्गों पर दुर्घटना के लिहाज से जोखिम बहुल माने जाने वाले ठिकानों की पहचान कर उन्हें ठीक करने का काम किया जा रहा है। बीते 3 सालों में ऐसे 60% ठिकानों को दुरुस्त कर दिया गया है। ब्लैक स्पॉट कहे जाने वाले ऐसे जोखिम बहुल जो ठिकाने होते हैं उनको सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए उन्हें ठीक करना चाहिए। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कई दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं उसको ठीक करा जाए। इसमें समझा जा सकता है कि जो ऐसे मतलब स्थल पीठ कराए गए हैं, ये इसमें समझा जा सकता है जो ऐसे स्थल ठीक कराए गए हैं उसमें बीते 3 सालों में कितने गई इतनी 28,000 मौतें हुई हैं। तो
कि शेष ऐसे ठिकानों को शीघ्र जो है ठीक कराकर तमाम मौतों को रोकना चाहिए। तो ये ज़रूरी काम किए जाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सड़कों पर ना तो नए जोखिम बहुल ठिकाने जो है बनने पाए और ना ही उन कारणों को अनदेखी होने पाए जिसके चलते मार्ग दुर्घटना का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत उन देशों में शीर्ष पर है जहां कम वाहन होने के बावजूद अधिक मार्ग दुर्घटनाएं होती हैं। मतलब हमारे यहाँ वाहन भी कम है लेकिन क्या है, दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं। फिर समय के साथ मार्ग दुर्घटनाओं में बनने वालों की संख्या में लगातार क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और कुछ वर्ष पहले एक मार्ग दुर्घटना में जान गंवाने वालों की संख्या जो है करीबन 1 लाख सालाना हो गई थी, लेकिन ये आंकड़ा क्या है, 1 लाख के पार 1 लाख को पार कर चुका है। मतलब ये क्या है, हर साल जो है ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है गाइस। फिर लिखा है कहीं ऐसा तो नहीं जैसे जैसे नए राजमार्ग बन रहे हैं पुराने बेहतर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो मार्ग दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। तो इस प्रश्न पर ना केवल गहनता से विचार होना चाहिए बल्कि मार्ग दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हर संभव उपाय भी किए जाने चाहिए। तो इन उपायों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को ध्यान देना चाहिए। और निश्चित रूप से अधिक सड़कें जो है उन्नति का मार्ग हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है कि उनके निर्माण के साथ ही वे दुर्घटनाओं की बहाव बनी रहे। ठीक है, लिखा है सड़क दुर्घटना का कारण केवल जोखिम वाले ऐसे ठिकाने नहीं जो या तो गलत डिज़ाइन की उपज है या फिर अतिक्रमण। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपका है खटारा वाहन भी, और फिर अकुशल चालक होते हैं कुछ, फिर यातायात नियमों की अनदेखी, ये सारे भी जो है कारण हो जाते हैं आपकी सड़क दुर्घटना के। फिर लिखा है अपने देश में राजमार्ग पर ट्रक, बस, कार को लेकर ट्रैक्टर, दोपहिया वाहन और बैलगाड़ी तक चलते दिखते हैं। और कभी कभी तो उल्टी दिशा में चलते हैं गाइस, जैसे हम बैक करते हैं तो पीछे की तरफ चलते हैं। तो लिखा है कि और इस कारण और यहाँ पे क्या है, पालतू पशु सड़कों पे। फिर उसके बाद लिखा है इसके कारण ये है कि ना तो यातायात पुलिस सजग है और ना ही औसत चालक है। मतलब ना चालक अपनी तरफ से सही से गाड़ियाँ चलाते हैं, ना यातायात पुलिस इस पर कोई काम कर रही है। फिर लिखा है एक समस्या ये भी है कि सड़कों को अतिक्रमण और क्या है बेसहारा पशुओं से बचाने के जो उपाय किए जा रहे हैं वे क्या है स्थायी नहीं रह पाते। आमतौर पर स्थानीय नेताओं के हस्तक्षेप से ऐसे प्रबंधन जो है निष्प्रभावी हो जाते हैं। और उचित यह है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर क्या है सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या करें, अभियान चलाए। चलिए गाइस, यहाँ पे लिखा है कोरोना से बचाव। अब हम देख रहे हैं दोबारा से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के मामले फिर से जो है चिंता का कारण। हिमाचल प्रदेश में क्या है, कोरोना के मामले में जो है वृद्धि हो रही है। देखिए गाइस, अभी स्कूल बंद थे, फिर स्कूल खुले थे, फिर अब दिवाली वाली की छुट्टियाँ मतलब त्यौहार व्योहार आ गए तो स्कूल फिर बंद है। अब ये सोचा जा रहा है कि ये स्कूल खुले या ना खुले। ठीक है, तो इसमें लिखा है राज्य हिमाचल प्रदेश में राज्य के आंकड़े भी करीबन 2000 पहुंच गए हैं। अब उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और स्कूल मतलब फिर वही सारी बातें हैं कि स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए। अब लिखा है कि बाजार में साथ साथ सार्वजनिक स्थल और जो है बसों में खूब भीड़ उमड़ रही है। यहाँ तो ना कोई शारीरिक दूरी जो हम डिस्टेंसिंग की बात कर रहे थे वो भी नहीं है, आपकी मास्क भी कोई नहीं लगा रहा है। फिर इसमें लिखा है थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन जैसे लोग भूल गए हैं। फिर स्कूलों में अभी तक क्या है 8वीं से जमा 2 तक की कक्षाएं यानी 12 तक की कक्षाएं चल रही हैं। त्यौहार की छुट्टियां अभी मतलब छुट्टियां चल रही हैं और क्या है बाद में कक्षाएं चलेंगी। छुट्टियां चल रही हैं गाइस, तो अभी सारे स्कूल्स बंद हैं। फिर जो कक्षाएं जो है चलाई जा रही हैं उन्हें चलाया जाएगा। फिर भी चिंतनीय है कि हर स्तर पर लापरवाही देखी जा रही है। फिर लिखा है स्वास्थ्य विभाग भी अब इस पर कोई काम नहीं कर रहा है। अब पहले की अपेक्षा बहुत कम जो है सैंपल लिए जा रहे हैं। जो लोग खुद से जाते हैं सैंपल मतलब क्या है कोविड टेस्ट करवाने, उनका तो हो रहा है, बाकी कोई स्वास्थ्य विभाग ऐसा कुछ नहीं कर रहा है कि घर घर जाके या फिर कैंप लगा के सैंपल्स ले कोविड के लिए। जो मरीज अस्पताल में पहुंच रहे हैं वो उनके सैंपल लीजिए। विशेषज्ञों ने पहले ही नवंबर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई थी। अब जिस तरीके से माहौल बन रहा है उसमें संक्रमण फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता है। और ये सही है कि अब तक बहुत से लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोविड वैक्सीन के बाद कोरोना संक्रमित मतलब कि कोरोना नहीं हो सकता। गाइस, ये है कि कोरोना होगा लेकिन हाँ उसका असर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन कोरोना वायरस ऐसा है कि वो ख़त्म तो हुआ नहीं है। ठीक है, अब लिखा है स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हिदायत दी है कि वैक्सीनेशन के बाद भी शारीरिक दूरी का नियम से पालन करना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को स्वास्थ्य पर निरंतर नजर रखें और किसी भी तरह के लक्षण दिखें तो वो सीधे जांच के लिए जाएं, डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे हम बात करेंगे
ये पटाखों पर पाबंदी से प्रदूषण रोकने का जो है पाखंड चल रहा है। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। तो वैसे यहाँ लिखा है बड़े पैमाने पर यह जो है प्रचार किया गया है कि दीपावली के दौरान पटाखों और आतिशबाजियों के इस्तेमाल से प्रदूषण होता है, तो उसका ही परिणाम है कि क्या है, परिणाम है उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ठीक है, तो दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण समिति ने अगली 1 जनवरी तक जो है पटाखे पर मतलब अभी से क्या है 1 जनवरी तक पटाखों पर लगा दिया है प्रतिबंध। ठीक है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि केवल ग्रीन क्रैकर्स यानी कि जो ग्रीन पटाखे हैं उसको ही जलाया जाएगा और उसी की बिक्री होगी और इसके अलावा नहीं होगी। तो प्रदूषण रोकने के लिए जो कदम आवश्यक हो उठाए जाने चाहिए, परंतु एक बहुत सादा और सरल प्रश्न क्या है कि कोई मोटा व्यक्ति दुबला होना चाहता है तो क्या एक साल में एक दिन उपवास करने से दुबला हो जाएगा, या उसे साल भर अपने खाने पीने पर नियंत्रण रखना चाहिए? मतलब वही वाली बात कि भैया एक दिन से क्या होगा। लिखा है समझने की बात यह है कि अगर हमें किसी समस्या का दूरगामी और स्थानीय समाधान ढूंढना है तो हमें उस पर हर संभव तरीके से निरंतर जो है प्रहार करना चाहिए। फिर लिखा है ये जान लेना समीचीन, मतलब ये जान लेना होगा कि अन्य देशों में क्या प्रचलन है। अब अन्य देशों की बात करते हैं तो असलियत ये है कि दुनिया के अधिकांश देशों में नववर्ष के आगमन पर, जैसे अब न्यू ईयर आते हैं ना गाइस, तो ऐसा नहीं है कि भारत में ही पटाखे जलते हैं और भारत में सिर्फ दिवालियों पे पटाखे जलते हैं, इसके अलावा कभी कहीं और पटाखे जलते ही नहीं है। तो गाइस यहाँ देखिए जब न्यू ईयर आता है ना, हम बाहर के देशों की अगर बात करें तो क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस पर और अन्य महत्वपूर्ण मौके पर जो आतिशबाजी पटाखे बड़े पैमाने पर छोड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की सिडनी शहर में, तो नववर्ष यानी कि 2020 के अवसर पर 58 लाख डॉलर की आतिशबाजी या पटाखों पर खर्च किया गया। ठीक है, और इसमें कितने किलो, तो ये गाइस यहाँ पे क्या है, करीबन 8,000 किलोग्राम की आतिशबाजी छोड़ी गई। फिर हम अगर अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ पे भी गाइस ऐसा होता है, जैसे आपका डिज्नी मनोरंजन होता है ना, जो डिज्नी मनोरंजन स्थल होता है वहाँ पे भी ऐसा होता है, आतिशबाजियाँ पटाखे छोड़े जाते हैं, 40,000 किलोग्राम पटाखे छोड़े जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अगर हम अमेरिका में बात करें तो 100 करोड़ डॉलर आतिशबाजी पर खर्च होता है और 12 करोड़ किलोग्राम आतिशबाजी जुलाई में, मतलब जुलाई के दिन, मतलब जुलाई के महीने में होती है। कहने का तात्पर्य कि पश्चिमी देशों में खुशी के मौके पर आतिशबाजी और पटाखे दिल खोल कर चलाए जाते हैं, परंतु वहाँ की जो सरकार होती है ना गाइस, वो सरकार और जो जनता होती है पर्यावरण का पूरे साल जो है ख्याल रखते हैं, ना कि सिर्फ ऐसा कि हम जैसे दिवाली पे करते हैं उसके बाद भूल गए। हाँ, धान जलाने होंगे, सॉरी धान नहीं, जो पुआल जलाने होंगे तब हमें याद आता है, फिर हम भूल जाते हैं, मतलब 1-2 चीज़ों पे याद रहता है फिर हम भूल जाते हैं, उसके लिए हम कुछ करते ही नहीं है। लिखा है सड़कें साफ़ होती हैं बाहर के शहरों में, नदियों का पानी निर्मल दिखाई देता है और जहाँ तहाँ कचरा फेंकने और जंगल भी हरे भरे रहते हैं। कचरा भी नहीं फेंक सकते, जंगल भी हरे भरे रहते हैं। अब अपने देश की भी बात कर लेते हो तो यहाँ पे क्या है, इसके हमारे सबसे पवित्र नदी अगर हम गंगा नदी की बात करते हैं तो उसका अस्तित्व भी खतरे में है। ठीक है, गंगा के किनारे हर प्रकार की जो है फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, आपके कपड़े की, दवाई बनाने की, सीमेंट उद्योग और रसायन पदार्थ और बिजली उपकरण की, और आपकी शीशा, कागज़, चमड़ा, पेट्रोलियम आदि, इन सब की फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं गाइस। और क्या है, एक आजकल के अनुसार इन फैक्ट्रियों से लगभग जो है 300 करोड़ लीटर जो है गंदगी रोज गंगा में गिराई जाती है। और फिर नतीजा क्या है, गंगा का पानी अशुद्ध होता जा रहा है और सरकार गंगा एक्शन प्लान, देखिए गंगा के लिए गंगा एक्शन प्लान तो आया है, तो गंगा एक्शन प्लान द्वारा नदी की गंदगी से बचाने की कोशिश कर रही है, परंतु ऐसा लगता है कि गंदगी का क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा है महिषा तो जीत रहा है। ठीक है, मतलब गंदगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिर लिखा है एक और उदाहरण देना प्रासंगिक होगा कि हर पढ़े लिखे भारतीय के पास क्या है आजकल स्मार्टफोन है। तो गाइस अब आप यहाँ देखिए एक बहुत ही अच्छी सी बात लिखी गई है कि अब हमारे और आपके सबके पास क्या है, स्मार्टफोन है। अब देखिए स्मार्टफोन से कैसे आपका कार्बन एमिशन होता है या कार्बन फुटप्रिंट की बात कही गई है यहाँ पे। तो लिखा है एक औसत भारतीय व्हाट्सएप का दीवाना है। ठीक है, हम सब व्हाट्सएप चलाते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार क्या है, भारत में इस समय 53 करोड़ लोग जो है व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और एक छोटा सा अगर संदेश भेजते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 ग्राम का कार्बन फुटप्रिंट देते हैं गाइस। ठीक है, मतलब हम कितना कार्बन उत्सर्जन करते हैं एक मैसेज से, 4 ग्राम। ठीक है, फिर अगर इसमें बात करी जा रही है कि अगर हम बात करें कि अगर आप इसके साथ कुछ संलग्न भी भेजते हैं, मतलब संकलन भी भेजते हैं, तो क्या है, जो आंकड़े हैं गाइस, यानी डेटा है वो आपका 50 ग्राम कार्बन को उत्सर्जित करते हैं। तो उल्लेखनीय मतलब उदाहरण के लिए मान लिया जाए कि एक संदेश में केवल क्या है 20 ग्राम कार्बन का फुटप्रिंट होगा। हम भारतीय करीब 400 करोड़ संदेश रोज भेजते हैं।
मतलब सारे मिला के कह रहे हैं, एक बंदा नहीं, सारे मिला के 400 करोड़ जो है आपका संदेश भेजते हैं। और गाइस इससे कार्बन फुटप्रिंट कितना बनता है, यहाँ पे लिखा है 10 करोड़, 10 करोड़ किलोग्राम होता है कार्बन फुटप्रिंट करीब। ठीक है, अब यहाँ लिखा है 5.2 किलोग्राम। एक कार है, अगर जब वो 5.2 किलोमीटर चलती है तो उससे करीब 1 किलोग्राम कार्बन वायुमंडल में जाता है। और ये माने कि एक व्यक्ति जो है एक वर्ष में 12 किलोमीटर गाड़ी चला लेता है, तो प्रतिवर्ष व्हाट्सएप संदेश द्वारा इतना कार्बन फुटप्रिंट जो है पैदा करता है। ठीक है, जितना जितना मतलब एक साल में कार्बन फुटप्रिंट व्हाट्सएप चलाने से कितना पैदा होता है, जितना साल भर करीब 40,000 गाड़ियों के चलने से होता है। मतलब हम इतना जो है व्हाट्सएप चला चला के कार्बन फुटप्रिंट पैदा करते हैं। अगर हम इसमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सबको भी जोड़ देते हैं तो जो तस्वीर है वो और भी ज़्यादा क्या होगी, भयानक हो जाएगी। भारत में 41 करोड़ लोग जो है फेसबुक चलाते हैं, 1.75 करोड़ ट्विटर चलाते हैं, 21 करोड़ इंस्टाग्राम चलाते हैं। इससे आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा व्हाट्सएप मतलब सोशल मीडिया साइट्स चलाने से। फिर लिखा है ऐसे तमाम प्रश्न उठ रहे हैं कि आजकल बहुत से स्कूल और कॉलेजेस में क्या आपका एसी लगे होते हैं, तो गाइस उससे अच्छा खासा आपका जो है कार्बन का एमिशन होता है। घर से बाहर निकलते हैं तो हमें गर्मी लगती है, हम कार में बैठते हैं तो एसी चलाते हैं, स्कूल में हम एसी चलाते हैं, घर के अंदर हम एसी चलाते हैं, हर जगह तो चलाते हैं। तो आप ये समझिए कितना प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, इसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अमीर लोग जो है बच्चे को स्कूल जो है अपनी गाड़ियों में भेजते हैं, बसेस में नहीं भेजते हैं। अगर आप सार्वजनिक बस का यूज़ करते हैं, स्कूल बस का यूज़ करते हैं, अलग से अपनी क्या है कोई पर्सनल कार नहीं ले जाते हैं, तो गाइस उससे भी थोड़ा सा आप क्या है इसको कम कर सकते हैं ना, प्रदूषण को थोड़ा कम कर। एयर कंडीशनर जो है धड़ाधड़ घरों में दफ्तरों में दिन रात चलते रहते हैं और पर्यावरण पर इसका क्या असर पड़ता है कभी किसी ने नहीं सोचा। तो किसान खुलेआम पराली जलाते हैं और पर्यावरण पर बुरी तरह प्रदूषण होता है अच्छा खासा। फिर लिखा है संक्षेप में कहा जाए तो अशर्फी पर लूट, कोयले पर मोहर वाले सिद्धांत पर चल रहा है। यानी कि यहाँ पर्यावरण के प्राण हरे जा रहे हैं और वहाँ तो आवाज़ नहीं उठ रही, परंतु दीपावली के पटाखे और आतिशबाजी छोड़ने के खिलाफ मुहिम चलाकर हम समझते हैं कि हमारे जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी हमने निभा दी है। ठीक है, मतलब हम पूरे साल कुछ भी करें, हम दिवाली में पटाखे जलाने के अलावा कुछ भी करें उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, दिवाली दिवाली और पटाखे पटाखे। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो है धार्मिक भावनाओं पर आघात करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। पता नहीं ये बात सही है या भ्रम प्रचार, परंतु ये हमें अपने जीवन में संतुलन लाने की आवश्यकता है। पर्यावरण को हमें बचाना है और इसके लिए यहाँ पर्यावरण पर आघात हो रहा है, वहाँ उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पर पटाखे का सवाल है, वहाँ ऐसे बनाए जाए जिससे प्रदूषण ना हो, और यदि हो तो न्यूनतम हो। तो उन्हें छोड़ने का दिन, समय और स्थल भी निर्धारित किया जाना चाहिए। बहरहाल हमारे जीवन में खुशियों के जो थोड़े मौके हैं, ऐसे मौके को हमारी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े हैं और उन पर प्रहार करने का क्या औचित्य है, इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो वैसे यही है, और इसमें सही बातें भी लिखी गई हैं। अगर आपको काम करना है तो पूरे साल करिए, हर चीज़ पे करिए। एक चीज़ पे आप कर लेते हैं, पराली जला लो तो प्रॉब्लम, फिर पटाखे जलाओ तो प्रॉब्लम, बस इस पे अटक गए हैं, उसके बाद हम आगे ही नहीं बढ़ते। तो इसमें लिखा है आतंक की विकराल होती चुनौती। चलिए गाइस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है कहानी। जो हमारे यहाँ आतंकवादी आसानी से घुस जाते हैं, पासपोर्ट बना लेते हैं ईजिली, उस पर है थोड़ा बहुत। इसमें लिखा है 8 वर्ष पूर्व पटना के गांधी मैदान में हुए बम विस्फोट। तो यहाँ पर कहाँ पे गए, गांधी मैदान। बम विस्फोट के दोषियों को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA अदालत द्वारा जो है सजा सुनाई गई है। अदालत ने गिरफ्तार 10 आरोपियों में से जो 9 हैं दोषी माना है, 9 को। ठीक है, अब यहाँ लिखा 27 अक्टूबर 2013 को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित नरेंद्र मोदी की सभा के पूर्व और सभा के दौरान क्या होता है, सीरियल बम ब्लास्ट हुआ। मैदान में पहले से रखे हुए बम लगातार फट रहे थे और फिर भी कोई भगदड़ नहीं मची। तो लेकिन फिर भी क्या होता है गाइस, 6 लोग मारे जाते हैं, 189 की घायल हो जाते हैं। अगर भागदौड़ मस्ती तो हजारों की संख्या में क्या होता है, जान चली जाती। तो उस समय क्या है, विपक्ष के नेता सुनील कुमार मोदी ने गांधी मैदान की घटना पर बिहार विधान परिषद में जो है चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि आईबी ने राज्य सरकार को पूर्व में चुनौती दी थी। इसके बाद भी प्रशासन ने नरेंद्र मोदी की जो आपकी रैली थी उसकी सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था नहीं की है। फिर लिखा है मालूम हो कि
जुलाई माह में गया स्थित महाबोधि मंदिर में ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था कि जुलाई में हुआ था, और इसमें शामिल लोगों में गांधी मैदान में भी ब्लास्ट किया था। मतलब जो जिन्होंने यहाँ पे किया ना गाइस, उन्हीं लोगों ने जो है गांधी मैदान में भी ब्लास्ट किया था। तो देश की अनेक आतंकवादी घटनाओं के तार बिहार से जुड़े हुए हैं, तो इसमें डायरेक्ट बिहार को बोल दिया। आतंकवादी जो है आपका बिहार से अपना जो है पासपोर्ट तब बनाने में सफल रहे, मतलब क्या है, आसानी से यहाँ पे क्या है पासपोर्ट बन जाता है। और दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तानी यानी आतंकी मोहम्मद अशरफ 15 जो है वर्ष पूर्व बांग्लादेश से होता हुआ कहाँ बिहार के मुस्लिम बहुल और बांग्लादेश के करीब स्थित कहाँ किशनगंज जिले में न केवल संरक्षण पाया और बल्कि क्या है अपना पासपोर्ट भी बनाकर सफल तरीके से यहाँ पे रह रहे थे। 2002 में क्या है कोलकाता स्थित अमेरिकी सांस्कृतिक केंद्र पर हुए हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी कौन? आफ्ताब अंसारी उर्फ फरहान मलिक को जब दुबई से गिरफ्तार किया गया तो उसके पास बिहार के नालंदा जिले से अनुसंधित और पटना के जारी पासपोर्ट प्राप्त हुए। मतलब गाइस ये पूरा का पूरा ये है कि आप आसानी से जो ये आतंकी होते हैं वो क्या है आसानी से पासपोर्ट जो है बिहार आके बनवा ले। 2009 में क्या होता है, बिहार में मधुबनी के रहने वाले कौन मोहम्मद जुबैन उर्फ क्या मदनी जाली उर्फ मदनी जाली नोट के साथ दिल्ली में गिरफ्तार हुए। पूछताछ में पता चला कि लश्कर से जुड़ा मदनी भारत के नौजवानों को आतंकवादी बनाने के लिए पाकिस्तान भेजता था। ठीक है, फिर है दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास उड़ाने की योजना में शामिल जो आपके शमीम सरवर, पटना के फुलवारी शरीफ, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट के आरोपी मोहम्मद कमाल और क्या खालिद बासुपट्टी मधुबनी, उत्तर प्रदेश रामपुर में CRPF कैंप पर आक्रमण की जो है में शामिल मोहम्मद शहाबुद्दीन भी जो है आपका मधुबनी जिले के ही रहने वाले थे। 2005 में दिल्ली में पुलिस मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानियों के अलावा पटना का शम्स उर्फ परवेज भी मारा गया और ये इन लोगों से AK-56 के अलावा डायनामाइट, हैंड ग्रेनेड और क्या है डेटोनेटर भी बरामद हुए। और इसके संपर्क में कितने लोग थे, उन्हें कौन संरक्षण देता है, सवाल है कि इनकी जांच कर कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए। लेकिन देश के पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से जुड़े होने वहां भारतीय जो सैनिकों और अर्धसैनिक बल की नियुक्ति से अवैध प्रवेश कठिन है। पर अब अगर हम बात करें यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपने खड़े कर रखे हैं सेना खड़ी कर रखी है कहाँ पे आपने बॉर्डर पे, लेकिन पर वाया नेपाल या बांग्लादेश भारत में अवैध प्रवेश हो रहा है, आसानी से हो रहा है। नेपाल से लोग क्या है भारत में आ जाते हैं, बांग्लादेश से लोग भारत में आ जाते हैं। फिर लिखा है 1995 में नेपाल से सटे बिहार के सुपौल में सबीर अहमद कुछ अफगानियों को लेकर वहाँ वाया कटिहार कोलकाता जा रहा था। तो बिहार की पुलिस नहीं कस्टम विभाग ने जब उसे पकड़ा तब उसने स्वीकार किया कि उसका भाई मोहम्मद अहमद भी जो है अफगानियों को वाया फारबिसगंज कोलकाता ले जा रहा है। तो दोनों भाइयों ने बताया कि पाकिस्तान के कराची का रहने वाला हाजी अख्तर उन्हें प्रति खेप जो है आपका 2500 रुपये देता है और वे दोनों काठमांडू स्थित मस्जिद से इन अफगानियों को लेकर क्या है बिहार होते हुए कलकत्ता पहुंचते हैं। तो इसे बहुत आसान रास्ता है कि आप नेपाल जाइए, नेपाल से इंडिया में घुस जाइए। तो लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के आतंकी संगठन भारत के बिहार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों में अपना नेटवर्क खड़ा कर युवकों की भर्ती करते हैं प्रशिक्षण के लिए। वहाँ वाया नेपाल उन्हें पाकिस्तान भेजते हैं और क्या है भ्रष्ट तंत्र और वोट की राजनीति का कारण चाहे भारतीय मूल के आतंकवादी हों या बांग्लादेश या म्यांमार में मुस्लिम घुसपैठिए, सबको राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वामपंथी और इस्लामी ताकतें मुस्लिम युवाओं को किस प्रकार गुमराह कर रही हैं, इसका उदाहरण उमर खालिद और सरजिल इमाम जैसे स्वयंभू नेता हैं। फिर लिखा है सरजिल इमाम ने बिहार के अनेक स्थानों पर जहरीले भाषण दिए और इनके भाषण से और कितने गुमराह हुए इसका पता लगाना होगा। फिर लिखा है गांधी मैदान की घटना कोई अंतिम घटना नहीं थी। बोध गया में तो दलाई लामा के आगमन पर एक बार पुनः बम ब्लास्ट हुआ था। विगत जून में ही बांका के एक मदरसे में बम ब्लास्ट हुआ जिसमें क्या है एक मौलवी मारा गया। जून में ही क्या है दरभंगा स्टेशन पर बम ब्लास्ट के साथ नेपाल से सटे अरिया
में एक ब्लास्ट हुआ, दरभंगा स्टेशन ब्लास्ट की तो जांच आगे बढ़ी, पर बांका और अरिया का क्या हुआ पता नहीं चल रहा। बिहार का नाम आतंकवाद के कारण बदनाम हो गया है और आए दिन मधुबनी और दरभंगा मॉड्यूल की चर्चा हो रही है। आतंकवाद के साथ ही अवैध हथियारों के निर्माण और उनकी आपूर्ति को लेकर भी क्या है समाचार छपते हैं। बिहार के मुंगेर में बड़े पैमाने पर जो है AK-47 जैसे हथियार पकड़े गए हैं। फिर लिखा है बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम विस्फोट के आरोपी को जब कर्नाटका पुलिस ने मधुबनी से गिरफ्तार किया तो बिहार के तत्कालीन शासकों ने नाराजगी प्रकट की। सवाल यह है कि आतंकवादियों को बिहार पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है? क्यों शर्जील इमाम को NIA उसके गांव की मस्जिद से जाकर पकड़ती है? अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद आतंकी घटनाओं में वृद्धि की आशंका बढ़ी है। और लिखा है बिहार के प्रशासनिक तंत्र को चुस्त दुरुस्त नहीं किया गया तो फिर कोई एक और गांधी मैदान लहूलुहान हो जाएगा। चलिए गाइस, इसी पेज पे एक और न्यूज़ है, उसको भी पढ़ लेते हैं और ये पेज का एंड करते हैं। मोदी पोप मुलाकात के निहितार्थ। हालांकि इसमें कोई ऐसा वैलिड पॉइंट, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसको लेके कुछ बड़ा हुआ हो या कुछ बड़ी बात हुई हो, तो बस ये मुलाकात है। बस लिखा है दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश G20 समूह देश के समूह G20 के 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली की राजधानी रोम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रोम के बीचों बीच स्थित क्या वेटिकन सिटी, कैसे हम जानते हैं दुनिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है? ये वेटिकन सिटी है। और ये रोम पूरा एक देश है, इटली एक पूरा देश है, उसके बीच में, ठीक है। दुनिया भर में क्या है, कैथोलिक ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से मुलाकात की। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। वेटिकन सिटी में पोप की निजी लाइब्रेरी में प्रधानमंत्री मोदी और पोप फ्रांसिस को जो मुलाकात हो रही थी तो केवल रोम ही नहीं, पूरा यूरोप, अमेरिका और दुनिया के अन्य शांतिप्रिय देश इस ऐतिहासिक मुलाकात से अपने मन में कई उम्मीद बांधे हुए थे। फिर लिखा है दुनिया भर में बढ़ रहे आतंकवाद, मजहबी कट्टरता और असहिष्णुता की घटनाओं के बीच यह उम्मीद स्वाभाविक भी थी। देर तक चले इस आपसी विचार विमर्श में दोनों नेताओं ने अपनी अपनी चिंताओं को एक दूसरे के सामने रखा और दुनिया को बेहतरी, खुशहाली, शांति की तरफ ले जाने का संकल्प लिया। तो इतनी सी बात हुई थी। वैसे आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है और जहां पोप को पश्चिम की शक्ति का जो है नैतिक केंद्र माना जाता है और यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च का मुख्यालय है, जहाँ से पोप की एक छत्र धर्म सत्ता दुनिया भर के कैथोलिक। तो गाइस यहाँ लिखा है कि जहाँ से पोप की एक छत्र धर्म सत्ता जो है दुनिया भर के कैथोलिक विश्वासियों के बीच चलती है। फिर लिखा है उल्लेखनीय है कि वर्तमान पोप फ्रांसिस जो आपके कौन से 266वें निर्वाचित हुए, मतलब 266वें पोप हैं ये। और पहले पोप कौन थे? सेंट पीटर थे, जो ईसा मसीह के समकालीन माने जाते थे, मतलब जो ईसा मसीह थे उनके टाइम पीरियड के ही माने जाते हैं। फिर लिखा है तब से लेकर अब तक जो है कैथोलिक ईसाइयों के बीच सर्वाधिक धर्मगुरु के रूप में पोप के निर्वाचन की यह परंपरा कायम है और इसका चुनाव किसी निश्चित कालावधि के लिए नहीं होता है। गाइस ये तब तक होता है जब तक वो त्यागपत्र नहीं दे देते या फिर उनकी मृत्यु नहीं होती। बहरहाल इस जो है मुलाकात का एक रणनीतिक महत्व भी है। महत्व ये है कि वेटिकन सिटी दुनिया के इस गिने चुने देशों में शामिल है जो अब भी जो है ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र मानती है, ठीक है। और चीन के लाख मनाने के बाद और दबाव बनाने के बावजूद भी क्या होता है, वेटिकन ने अपना जो है फैसला नहीं बदला। मतलब ये इन्हें लगता है कि मतलब ये कहते हैं कि जो ताइवान है वो एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी कि चीन पर मतलब चीन से अलग है। फिर लिखा है मुलाकात का एक अन्य सकारात्मक पहलू ये भी है कि भारत के विभिन्न सामाजिक धार्मिक समूह जो भारत में है, विभिन्न सामाजिक धार्मिक समूह ने उक्त भेंट पर जो है अपनी खुशी जाहिर की है। यहाँ ईसाई समुदाय जो है गदगद है, मतलब बहुत खुश है। उक्त भेंट को समाज में जो है शांति और सद्भावना बढ़ाने वाला बताया जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी इसे जो है भारतीय वसुदेव कुटुंबकम की भावना के अनुरूप माना है। तो उम्मीद की जा रही है कि मतलब की जानी चाहिए कि पोप के साथ भारतीय प्रधानमंत्री के सौहार्दपूर्ण मुलाकात के बाद भारत में भी ईसाई संगठनों और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करने वाले वैचारिक संगठनों के बीच अर्थपूर्ण संवाद की
अर्थपूर्ण संवाद की एक श्रृंखला को शुरू करने में मदद करेगी और ताकि आपसी मतभेदों को दूर करने में सहायता मिले और इसके मूल में क्या है, मतांतरण, ठीक है। और ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला जो पेज है गाइज हमारा ख़त्म हो चुका है विचार। अब हम बात करेंगे विमर्श वाले पेज की। तो हमने देख लिया है कौन कौन सा है। फिलहाल इसमें जो इम्पॉर्टेंट में है गाइज, उसमें ये वाला हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम ये थोड़ा सा ये वाला देखेंगे, मतलब ये इतना देखेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। चीन का खतरनाक भूमि सीमा कानून। देखिए, चीन क्या लाया है, एक लैंड बॉर्डर लॉ, यानी कि ज़मीनी सीमा कानून बनाते हुए पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। क्या बनाया, यह है। तो पड़ोसी देशों पर दबाव बनाना शुरू किया। भारत के संदर्भ में ये भले ही ये कहता है कि भारत और चीन के बीच जो है सीमा की पहचान कभी नहीं हुई। मतलब ये कहते हैं कि भैया भारत और चीन के बीच में अभी तक सीमा को लेकर कोई भी फैसला हुआ ही नहीं है। लेकिन क्या भारत ने इस पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि कुछ इलाकों के लिए भले ही ये बात सही है। मतलब जैसे कि हम कहते हैं ना कि जो पूरा का पूरा जो आपका ये वाला पोर्शन है, तो इस जो सीमा है ना भारत और चीन के बीच जो हम देखते हैं इस तरह से, तो इसने कहा, भारत कहता है कि ठीक है भैया, हम मानते हैं कि कुछ जगह पे आप कहाँ डिस्प्यूट है, सही भी है कि हाँ नहीं पूरी तरह से बनी है सीमा, लेकिन हर जगह की हम नहीं मानेंगे, ये भारत कहता है। तो यही लिखा है, कुछ इलाकों के लिए भले ही ये बात सही है, लेकिन पूरी सीमा के लिए ऐसा नहीं है कि भैया चीन कहता है कि अभी कोई सीमा बनी ही नहीं है भारत और चीन के बीच में। फिर दोनों देशों के बीच हमेशा के ऐतिहासिक आधार पर पारंपरिक सीमा रही है। मतलब क्या ऐतिहासिक आधार पारंपरिक सीमा रही है, और चीन के नेशनल कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा दी गई इस कानून की मंजूरी के बाद भारत से इसका विवाद बढ़ सकता है। मतलब जो ये कानून को मंजूरी मिल गई ना, अब हो सकता है कि विवाद और बढ़ जाए भारत और चीन के बीच में। इसमें कहा गया है कि ये सीमा जो है सुरक्षा को मजबूत करने, मतलब ये चीन ने क्या कहा है, ये सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक और सामाजिक विकास के मद्देनजर और सीमावर्ती क्षेत्रों को खोलने और ऐसे क्षेत्रों में क्या है जनसेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और उसे बढ़ावा देने और वहाँ के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद का कार्य करेगी, ऐसा चीन का कहना है। ठीक है, अब लिखा है, इस कानून के अनुसार चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की ऐसी पवित्रता होगी जिसमें क्या है किसी तरह का फेरबदल नहीं हो सकता है। अर्थात जिस जमीन पर चीन का आधिपत्य है वह जमीन जो है चीन की मानी जाएगी। मतलब गाइस इन्हें ये कहा है कि लाइक जिस जगह को चीन ने जो है वो जिस पे अधिक मतलब लाइक जिसको चीन ने अपने अधिकार में ले लिया है या जिस पे क्या है अतिक्रमण कर रखा है, वो अब चीन की रहेगी, उस पर चीन की सेना खड़ी होगी। यदि इससे पीछे हटा जाए तो ये माना जाएगा कि लैंड बॉर्डर लॉ का क्या है उल्लंघन हो रहा है। और अब यदि ऐसा होता है कि भारत और चीन सीमा विवाद हल नहीं हो सकेंगे, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि अब ये जो विवाद है ना वो हल नहीं हो सकेगा। जब चीन भारत की सीमा में आगे बढ़ेगा तो भारत इसका विरोध करेगा, और भारत के विरोध पर क्या है जब चीन वापस लौटेगा तो उसकी सेना को ऐसा लगेगा कि वे अपने लैंड बॉर्डर्स लॉ का क्या है उल्लंघन कर रहा है, मतलब ना इधर के ना उधर के। ठीक है, अब ये स्थिति दोनों देशों के बीच विवाद को और बढ़ा देगी। लैंड बॉर्डर्स लॉ इसके दो पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं। पहला ये कि चीन इसके सहारे अपने पड़ोसी देशों के साथ चल रहे जो सीमा विवाद है उसको आसानी से निपटा सकेगी, या दूसरा जमीन उसके कब्जे में है और उसे जो है चीन खाली नहीं करेगी। मतलब या तो अपने विवाद को निपटा लेगी या फिर जो जमीन कब्जे में है उसको कभी जिंदगी में खाली नहीं करेगी। फिर लिखा है, चीन के नए कानून का उद्देश्य किसी से छिपा नहीं है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चीन ने ये चाल ऐसे समय में चली है जब भारत के साथ जो है पिछले करीब 19 महीने से क्या है सीमा विवाद चल रहा है तथा टकराव की स्थिति बार बार उत्पन्न हो रही है। तो चीन ने जिस तरह से अक्साई चीन को अपने आधिपत्य में लिया है, अब उसी तरह क्या है तरह से पूर्वी लद्दाख में कौन थी गलवान घाटी पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। और चीन की सीमा जो है 14 देशों से लगती है और करीब 12 देशों के साथ जो है गाइस ये सब काम चल रहा है। मतलब चीन ने ज़मीनों पर क्या है कब्जा करना चाहता है, दूसरे देशों की ज़मीनों पर चीन जो है कब्जा करना चाहता है। फिर आगे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में वह 23 देशों की जमीन और समुद्रिक सीमा पर अपना दावा जता रहा है। कई 23 देश, खाली हम भारत अकेले नहीं है, इसके अलावा भी बहुत है। चीन अब तक क्या है दूसरे देशों की लगभग जो है 41 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना आधिपत्य जमा चुका है। और आधिपत्य में ली गई जो ये भूमि है गई चीन की कुल भूमि की कितनी है 43%। सोचिए यानी कि आधी भूमि जो आधिपत्य में ली गई है चीन के द्वारा। ठीक है, अब लिखा है, चीन यह भी दावा कर रहा है कि उसने अब तक की अपनी सीमा से लगने वाले 12 देशों से
अपने सीमा विवाद सुलझा लिए, लेकिन भारत और भूटान के जो सीमा विवाद है वो जो है का समाधान निकालना भी बाकी है। मतलब भारत के संग भी चल रहा है, भूटान के संग भी चल रहा है। तो लिखा है यहाँ ये जानना उचित होगा कि भूटान की तुलना में जो भारत और चीन सीमा विवाद जो है सुलझाना अधिक पेचीदा है और गंभीर मसला है। लिखा है इस कानून से चीन को इस इलाके में अधिक फायदा होगा, और यहाँ जहाँ उसने गलत तरीके से सीमाएं क्या है सीमाई इलाकों में नियंत्रण कर रखा है, ऐसे में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से लगी सीमाओं पर चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां चिंता पैदा करने वाली हैं। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर हमला चीन के सैनिकों ने ही किया था। ये घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि चीनी कानून का उद्देश्य भारत से सटी सीमाओं पर किए गए जो आपका निर्माण है उस पर निर्माण पर अपनी वैधता प्रदान करना ही है। ठीक है, अब इसमें लिखा है चीन सीमाई इलाकों में वर्ष 2016 से जो है निर्माण कार्य में लगा हुआ है। गाइस वो क्या कर रहा है, अपनी बॉर्डर पे निर्माण कार्य कर रहा है और बड़ी संख्या में गांव को बसा रहा है, और इस क्षेत्र में सीमा के नज़दीक तक जो है सड़कें भी बनाई जा चुकी हैं और सड़कों की संख्या कितने 100 से ज़्यादा हो चुकी हैं। फिर इसके अलावा चीन का रेल नेटवर्क भारतीय सीमा के काफ़ी नज़दीक तक जा पहुंचा है, और ये सभी रेल गांव सड़कें युद्ध के समय सामरिक बढ़त प्रदान करेंगी। मतलब जब युद्ध होगा तो सामरिक बढ़त प्रदान करेंगी। और चीन भारत ही नहीं बल्कि साइबेरिया, म्यांमार के सीमाई इलाकों में भी अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। फिर अफगानिस्तान तथा अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद क्या है, चीन उधर भी अपनी गतिविधियां बढ़ा सकता है। फिर लिखा है पूर्वी चीन सागर के 8 द्वीपों पर नज़र, मतलब ताइवान पर चीन की पूरी नज़र है, लेकिन वह डटकर उसके सामने मोर्चा लिए खड़ा रहता है। मतलब ताइवान अच्छा खासा लड़ रहा है चीन से। ठीक है, अमेरिका उसकी मदद को तैयार रहता है और इसलिए चीन हमला नहीं कर पा रहा है। पूर्वी चीन सागर के 8 द्वीपों पर चीन की नज़र है, जिस कारण जापान से तनाव जारी है। रूस के साथ 52,000 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन का विवाद है। दक्षिण चीन सागर में जमीन हड़पने की नियति के कारण चीन का इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनेई और ताइवान आदि देशों से तनाव चल रहा है, और दक्षिण चीन सागर के लगभग 90% जो क्षेत्र है उस पर चीन अपना दावा जता रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ पर चीन अपने कई सैन्य अड्डे भी बना चुका है। फिर लिखा भारत ने जताई चिंता। अब भारत क्या कहता है, चीन के इस कानून का अपने सीमा विवाद पर संभावित असर देखते हुए भारत ने इसे चिंताजनक करार देते हुए चीन की मनमाना रवैया बताया है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि वर्ष 1963 चीन और पाकिस्तान के बीच किया गया समझौता भी पूरी तरह से अवैध और गैरकानूनी है। उल्लेखनीय है कि इसी समझौते के तहत पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से को चीन के हवाले कर दिया था। मतलब एक हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान ने भारत का कुछ हिस्सा जो है अपने कब्जे में लिया और चीन को दे दिया है। अब लिखा है बदले में चीन ने भी उसे कुछ हिस्सा दिया है। तो कुल मिलाकर जो है चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के कारण LAC क्या है, चीन और भारत के बीच में जो आपकी सीमा रेखा है, तो LAC पे हुई घटनाओं ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन चैन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जिसे अब दोनों देशों को दूर करना होगा। तो गाइस अब यहाँ देखते हैं LAC पर तेज हुई भारत की निगरानी, इसकी बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्या हो रहा है आखिर। लिखा है उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, तो गाइस ये सारे के सारे चीन से जुड़े हुए हैं। से लगती सीमा पर चीन की बढ़ती हरकतों के बाद भारत जो है पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है। राफेल विमान की तैनाती लद्दाख सीमा पर की जा चुकी है, और ताकि चीन की किसी भी हरकत से निपटा जा सके है। मिटियार मिसाइल से लैस राफेल विमान चीन के लिए बेहद घातक सिद्ध हो रहा है। ये दो इंजनों वाला लड़ाकू विमान है और ये एक साथ कई हथियारों को लेकर जा सकने में सक्षम है। फिर लिखा है परमाणु हथियार को ले जाने की क्षमता वाले यह विमान जो है अत्यधिक मिसाइल से लैस है, मतलब अत्याधुनिक मिसाइल से लैस है। ये विमान इजरायली माउंटेन डिस्प्ले रडार वार्निंग रिसीवर्स लॉ ब्रांड जैमर्स इंफ्रारेड सर्च सिस्टम 10 घंटे की फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग जैसे सिस्टम से लैस है। फिर लगभग 2200 किलोमीटर घंटे की गति से उड़ने वाले ये विमान जो है रडार 100 वर्ग किलोमीटर की दायरे में 40 लक्ष्यों की जानकारी एक साथ देता है, और जिससे शत्रु के लक्ष्यों को निशाना बनाना आसान होगा। फिर लिखा है तेजस लड़ाकू विमान की
MiG-21 की जगह ले रहा है, जो अभी हमने लिया है गाइस। कहाँ से लिया है? फ्रांस से लिया है। तो इसके अलावा क्या है, सुकोई 30 जो है MKI विमान की चीन से टक्कर लेने को तैयार है, और ये विमान हवा से ज़मीन में मार करने वाला बेहद खतरनाक माने जाने वाला विमान है। और वायुसेना के बेड़े में जो है MiG-29 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और जगुआर जैसे हर मौसम में जो है लड़ाई के तैयार रहने वाले लड़ाकू विमान भी हर मौसम में, मतलब गाइस किसी भी मौसम में, लाइक गर्मी हो, सर्दी हो, कोहरा हो, कुछ भी हो। तो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस जो है सुखोई विमान लद्दाख सीमा पर तैनात है। वायुसेना मिराज क्या 2000 और जैगुआर विमान का भी इस्तेमाल करती है। ये अत्यधिक तेज गति वाले विमान है और चीन से लगती सीमा के पास जो है प्रमुख हवाई अड्डे पर दुनिया के सबसे हाई टेक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक हर चुनौती से निपटने को सक्षम है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश के पास पहाड़ी इलाकों में इजराइल निर्मित किया। हैरान, मतलब ये बताया है कि किस देश के, मतलब चीन के साथ जो भी राज्य मिल रहा है वहाँ पे उन्होंने बॉर्डर पे क्या क्या खड़ा कर रखा है, तैनात कर रखा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है हैरान ड्रोन पर तैनात कर रखा है। ये ड्रोन जो है आपका विमान सीमाई इलाकों के महत्वपूर्ण क्षेत्र और आंकड़े नियंत्रण कक्ष को भेज रहे हैं। इन इलाकों में उन्नत हेलीकॉप्टर रुद्र की जो है तैनाती कर रखी है। अब निगरानी को सेंसर टू शूटर योजना के तहत जो है बढ़ाया गया है, ताकि किसी भी संभावित अभियान के लिए सैन्य बल की जो है त्वरित तैयारी की जा सके। फिर लिखा है एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र अमेरिका से लाए गए अपाचे हेलीकॉप्टर से भी बेहतर है। फिर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में रुद्र का लड़ना जो है अपाचे से भारी है। रुद्र का जो पलड़ा है वो अपाचे से भारी है। चीन की ओर से तैनात जेड 90 लड़ाकू हेलीकॉप्टर इसके सामने कहीं नहीं ठहरता। फिर लिखा है LAC के निकट चीन ने जिस जगहों पर अपने ठिकाने बनाए हैं और जहां पर टैंक और जो है बख्तरबंद गाड़ियां तैनात कर रखी हैं, वहां पर यह हेलीकॉप्टर आसानी से पहुंच सकता है। और रुद्र की मुख्य गन 20 मिलीमीटर की है और जो पायलट के हेलमेट से जुड़ी हुई है। इसका फ़ायदा यह है कि पायलट जिधर देखेगा निशाना उधर लग जाएगा। अरुणाचल प्रदेश सीमा के नज़दीक की बात करें अगर, तो पहाड़ों पर अत्याधुनिक L-70 विमान भेदी तोपों को तैयार कर दिया गया है और आधुनिक किस्म की L-70 विमान भेदी तोपें अपना लक्ष्य खोजकर उस पर गोला दागती हैं। फिर लिखा है सभी तरह के मौसम में मार करने में सक्षम तोप क्या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर से सुसज्जित है, और ये तोपें जो है थर्मल इमेजिंग कैमरे से भी लैस है। इसके साथ ही इन तोपों को वेलोसिटी रडार से लेस किया गया है, ताकि ये दूर से अपना लक्ष्य को देख सके। इसकी मारक क्षमता 35 किलोमीटर तक की है और इन इलाकों में M777 होवित्ज़र तोपों को भी तैनात किया गया है। और यहाँ पर स्वीडन निर्मित बोफोर्स तोपों को भी तैनात किया गया है। और लद्दाख क्षेत्र में पिछले वर्ष M777 अल्ट्रा लाइट होवित्ज़र तोपें तैनात की गई हैं, जिसकी भूमिका ठीक रही थी। फिर लिखा है उन्हें भारत की फायर शक्ति की रीढ़ माना जाता है। और पूर्वी लद्दाख के सीमाई क्षेत्र में जो आपका K9 व्रज तोपों को तैनात कर दिया गया है। और ये तोप जो है पहाड़ों पर अत्यंत ऊंचाई पर लंबी दूरी तक मार करते हुए शत्रु के ठिकाने को नष्ट करने में सक्षम है। और इन तोपों की 5 रेजिमेंट यानी कि 100 तोपें मौजूद हैं। फिर लिखा है कि यह एक स्वचालित तोप है जिसकी मारक क्षमता कितनी है 38 किलोमीटर है। और ये तोप जो है आपके चारों तरफ हमला कर सकते हैं। 47 किलोमीटर की गोला फेंकने की क्षमता रखती है और मात्र 15 सेकंड में शत्रु तक की है 3 गोले जो है गिराने में सक्षम है। ऐसी तोपें चीन की सीमा पर जब तैनात रहेंगी तो दुश्मन का चिंतित रहना स्वाभाविक है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्या कर रखी हैं, तैनात कर रखी हैं बॉर्डर पे, उत्तराखंड में, आपका लद्दाख में, आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। तो गाइस ये वाला जो आपका है ना नेक्स्ट ये है क्या है, अंतिम डकैत से भी मुक्त हुआ प्रदेश। तो गाइस ये तो बेकार की न्यूज़ है। इसमें गौरी यादव हैं, कोई डकैत हैं, उनके बारे में बात करिए। अब यहाँ लिखा है शाश्वत जीवन मूल्य हो शिक्षा के मूलाधार। देखिए इसमें लिखा है भारतवर्ष के साथ साथ क्या है विश्व स्तर पर भी मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं का निरंतर शरण हुआ है। मतलब इसके शरण हुआ है, जो मूल्य है आपकी संवेदना है उसका। यदि हम आने वाली पीढ़ी के प्रति सचेत रहना चाहते हैं तो इन मूल्यों को अखंडित रखना परम आवश्यक है। मतलब इसको खंडित होने से बचाना है। जो मूल्य चले आ रहे हैं उसको आगे भी बढ़ाना है।
तो गाइस पढ़ लेते हैं इसे भी और ख़त्म करते हैं वीडियो। लिखा है सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी के रूप में भारतीय मानस ने अपने विकास यात्रा के अंतर्गत न केवल शारीरिक जैविक, देखिए विकास यात्रा तो चली रही है भारत की, उसके साथ साथ भारत ने क्या है शारीरिक जैविक विकास किया है, अपितु बौद्धिक सामाजिक नैतिक आध्यात्मिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं। फिर लिखा है सांस्कृतिक दृष्टि से उसने अपनी एक आदर्श जीवन शैली को विकसित किया है जिसमें परंपरा, असहिष्णुता, प्रकृति के साथ सामंजस्य, मूल्य आधारित शिक्षा आदि के साथ जो है आपका सभ्यता और सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता को बनाए रखा है। और इसके द्वारा हमने अपने अस्तित्व के अर्थ को अन्य सभ्यताओं से इतर भिन्न पहचान दी है। किसने? भारत ने। तो हमने जिससे हमारी जो है सभ्यता के बारे में एक स्पष्ट तथ्य उभरता है कि इसका मूलाधार विश्व बंधुत्व की भावना है। ठीक है, क्या है? विश्व बंधुत्व की भावना, प्रकृति के साथ सहज जीवन जैसे शाश्वत मानवीय मूल्य का संरक्षण है। तो कैसे आपको कहाँ मिलेगा ना, जब आप ऐसे में कुछ ऐसा आ जाता है तब इसे आप लिख सकते हैं। लाइक हमारी संस्कृति में इन तत्वों का समावेश गहन मंथन के द्वारा सांस्कृतिक विचार और मीमांसा के उपरांत हुआ। फिर क्या है? परिणाम स्वरूप अद्वितीय और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली प्राणी और क्या वैश्विक दृष्टिकोण विकास हुए जो हमारे सांस्कृतिक राष्ट्र की पहचान और क्या है गौरव बना। तो कैसे यहाँ लिखा है दीर्घकालीन विकास। यात्रा के दौरान हमने इन्हीं मूल्यों को अपनी सांस्कृतिक निरंतरता का हिस्सा बनाया है। परिणाम स्वरूप क्या है? हमने ऐसी अनूठी और समन्वयकारी विश्व दृष्टि का विकास हुआ है जिससे भारतीय होने का अर्थ क्या है? अपने आप में विशिष्ट हो जाता है, चाहे पहचान की बहुलता हो या फिर सांस्कृतिक अभ्यासों की विविधता। तो इन सबके साथ ही भारतीय जनमानस के अंदर भारतीय होने का भाव हमेशा विद्यमान रहता है। तो इसका संवेद क्या है? वेदों, उपनिषदों, पुराणों, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब और अनेकानेक लोक संतों द्वारा जो है सजित साहित्य में प्रचुरता में उपलब्ध है और इस समृद्ध परंपरा में जड़ता के स्थान पर गतिशीलता रही है। और यही कारण रहा है कि युग हर संदर्भ हर काल में हमारे यहाँ क्या विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के समाज सुधारक हुए हैं और जिन्होंने हमें क्या है इन जीवन मूल्यों को जीवंत रखने के साथ साथ क्या है समाज को संगठित करने की भी परिभाषा और दिशाएं दी। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि इसमें कुछ तथ्य महत्वपूर्ण है, जैसे सत्य एक है, इसकी अभिव्यक्ति बहुविधि होती है और अपने पराये का बोध तुच्छ है। हमें इससे ऊपर उठकर सार्वभौम मानवता के बारे में सोचना चाहिए। किसके बारे में गए? इसके बारे में, सार्वभौमिक मानवता के बारे में सोचना चाहिए। सभी का कल्याण हमारे उद्यमों का परम लक्ष्य होना चाहिए, सभी का कल्याण। ठीक है, फिर लिखा है संग्रह के स्थान पर मितव्ययता और क्या है अपरिग्रह हमारा जो है आदर्श होना चाहिए और इससे क्या क्या आदर्श मितव्ययता और अपरिग्रह। फिर लिखा इससे सिद्धांत मतलब इन्हीं सिद्धांतों से अलग अलग भाषाओं में संतों, गुरु और समाज सुधारकों द्वारा जो है दर्शाया गया है। फिर गांधी का सत्य, अहिंसा का दर्शन, दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का दर्शन और विनोबा भावे का क्या है भूदान आंदोलन, नानाजी देशमुख की क्या है ग्रामीण विकास अवधारणा आदि इन्हीं मूलभूत सिद्धांतों के जो है पुनर्विकृत रूप। वस्तुतः देखा जाए तो हमारी क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक अस्मिताओं की विविधताओं के बीच एकात्मकता का स्रोत है। फिर इसके आलोक में ही हमने ऐसी सामाजिकी विकसित की है जहां भौतिक उपलब्धि और संसाधनों के संग्रह को वरीयता नहीं दी जाती है। हम त्याग के साथ उपभोग करने में विश्वास रखते हैं, मतलब त्याग भी करिए, उपभोग भी करिए। तो इसमें लिखा है कि हमारी संकल्पना न्यूनतम संसाधनों में ही संतुष्ट होने की रही है और जिससे और हमने जिन शिक्षा व्यवस्था को अंगीकार किया है उसमें मूल्य आधारित जीवन के बदले जो है पूंजी आधारित जीवन को श्रेष्ठ माना है। ठीक है, अभी जो है मूल आधारित जीवन के बदले पूंजी आधारित जीवन। तो फलस्वरूप हम अपनी जो है जड़ों से कटते जा रहे हैं। मतलब ये अभी वर्तमान की बात कर रहा है कि पहले मूल्यों की बात होती थी, आज पूंजी की बात हो रही है। तो हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, फलस्वरूप हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम एक ऐसी सभ्यता में जी रहे हैं जहाँ लगातार प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, फिर भी लालच की पूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब लालच फिर भी है, उसके बाद भी है। परिणामतः क्या है, हम ऐसी स्थिति पर आ चुके हैं जहां हमें संसाधनों की समस्या के साथ साथ पर्यावरणीय समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। फिर लिहाजा शनै शनै मतलब धीरे धीरे हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं और यदि हमें
और यदि हमें विश्व को विनाश से बचाना है तो हमें इन मूल्यों को जो है पुनः स्थापित करना होगा, और जिन्हें भारतीय मनीषी युगों से अपने मनसा वाचा कर्मणा से निष्ठापूर्वक स्थान देते रहे हैं। फिर लिखा है हमें भारत की परंपरा और संस्कृति से ऐसे संस्कारों, व्यवहारों, पद्धतियों और शिक्षा के सूत्रों को खोजने की जरूरत है जहां विश्व बंधुता ही हमारा क्या है, सर्वोपरि लक्ष्य हो। फिर लिखा है इसे ध्यान में रखते हुए हमें समाज में ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करना होगा जिससे उद्यमों का लक्ष्य सबका कल्याण हो और सब साथ मिलकर शाश्वत विकास की ओर बढ़े, और इसमें क्या है, सभी की जो आपकी अधिकतम भागीदारी हो। हम केवल विषय ज्ञान पर आधारित कक्षा शिक्षण के भरोसे ऐसी मूल आधारित जो है शिक्षा पद्धति का विकास नहीं कर सकते। बेहतर यह होगा कि हमारी शैक्षिक संस्थाएं की संस्कृति में भारतीयों को मूल्यों का जो है बीजारोपण करें, और जिससे जनमानस को अपनी सांस्कृतिक विविधताओं और समृद्धि की विरासत से परिचित कराएं। मतलब हमारी शिक्षा भी अब कुछ इसी दिशा में होनी चाहिए, जिसमें हमारे मूल्यों के बारे में हमें पता चलता रहे। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में महत्वपूर्ण संतुति प्रस्तुत करती है। ठीक है, यह शिक्षा, तो गाइस यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इससे रिलेटेड कोई पॉइंट। और ये शिक्षा नीति अपनी प्रस्तावना में ही मूल्य आधारित समाज व्यवस्था की और ध्यान आकर्षित करती है, और यहाँ क्या है, सुनिश्चित करने की क्षमता करती है कि इस शाश्वत मूल्य को कैसे जो है बहु विषय पाठ्य चर्चा, अनुभव जनित अधिगम प्रणाली और कौशल विकास को निष्कर्ष आधारित शिक्षा के साथ जो है आपका एकीकृत किया जाए, जिससे व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण जैसे शिक्षा के मूलभूत उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जा सके। तो इसके सुझावों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने शैक्षणिक संस्थानों के अधिगम संस्कृति में परिवर्तन करना होगा, और इस तरह उद्यमों से हम जो है भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु का जो है स्थान दिला सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे करते हैं इस वीडियो का एंड। ठीक है, हमने विचार भी देख लिया, हमने विमर्श भी देख लिया। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं कल मतलब नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ। ठीक है, धन्यवाद।